हाय गाइज, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। मैं सौरभ, आप सभी लोगों का क्वांट फैकल्टी। और गाइज आज अपन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में आरआरसी ग्रुप डी के मॉक टेस्ट से रिलेटेड। देखिए, अभी फेज 1 का एग्जाम जस्ट स्टार्ट हुआ है और ये काफी लंबा चलने वाला है और अभी फेज 2 का एग्जाम टाइम है अभी होने में। ठीक है, तो करीब करीब आपका आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम अगले 2 महीने तक चलने वाला है। तो गाइज आगे ये जो एग्जाम चलेगा, तो अभी ऐसा तो नहीं है कि आपने पढ़ना लिखना छोड़ दिया होगा, लगातार आप पढ़ ही रहे होंगे। तो इस वक्त जो बच्चे मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, ठीक है, तो कई जगह से सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है बच्चों की, वो नंबर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, मतलब शुरू जब किया था तो लगभग जितने नंबर बन रहे थे पढ़ाई करने के बाद, अभी भी लगभग उतने ही नंबर हैं या ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 नंबर का फर्क आया है, उससे ज्यादा स्कोर नहीं बढ़ पा रहा है। तो क्या सारी प्रॉब्लम है, कहाँ पे बच्चा गलती करता है और किन बातों को आपको ध्यान रखना है, क्या चीजें आपके मार्क्स में इंप्रूवमेंट लाएंगी, क्या आपका नंबर बढ़ाने में क्या चीज मदद करेगी, है ना, और गलती कहाँ पे होती है, उन सारी चीजों पे अपन डिस्कशन करेंगे। ज्यादा लंबा मैं इस वीडियो को खींचूंगा नहीं, जितनी भी बातें होंगी सारी टू द पॉइंट आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप जैसे ग्रुप डी के लिए पढ़ रहे हैं इसी तरह और भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे होगे, तो ऑलिव बोर्ड का कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का टेस्ट जो है, ये कोर्स ऑलिव बोर्ड ने लॉन्च किया है, जहां पे आपके 15 से ज्यादा एमएस वर्ड, 15 से ज्यादा एमएस एक्सेल, 10 से ज्यादा पावर पॉइंट के आपको वीडियो सेशंस मिलेंगे, जहां पे आपको ये सारी चीजें सिखाई जाएंगी। साथ में ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस भी आपको कराए जाएंगे। तो ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और सौरभ कूपन कोड के साथ आपको इस पे मैक्सिमम डिस्काउंट इस कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट बैच पे मिल जाएगा। तो आप इसको लेकर के जरूर अपनी आगे की तैयारी कर सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो गलती कहाँ पे करता है एक विद्यार्थी, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यही है। ठीक है, अगर आपने ये समझ लिया कि हमारी गलती कहाँ पे हो रही है, तो आप उस गलती को सुधार लेंगे। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कि भैया गलती कहाँ पे है, तो फिर सुधारोगे किस चीज को। तो जो सबसे बड़ी गलती आती है वो बच्चे की आती है मॉक एनालिसिस में। देखिए, मॉक लगाना सबसे बड़ी चीज नहीं होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है कि किसी भी मॉक को एनालाइज करना। अगर आप मॉक एनालाइज नहीं कर रहे हैं सही से, तो मतलब कि कोई मतलब नहीं है। आप चाहे 10 मॉक लगाओ या 50 मॉक लगाओ, लगभग लगभग नंबर सेम आएंगे। मॉक टेस्ट आपकी किन चीजों को बताता है, अगर मैं बात करूं, तो मॉक टेस्ट सबसे पहले ये बताता है कि आप गलती एनालिसिस अगर करते हो तो गलती कहाँ पे कर रहे हो। ठीक है, आपका कौन सा चीज कमजोर है, कौन सा भाग आपका कमजोर है ना। चैप्टर की बात करें या आपका पूरा पूरा विषय की बात कर लें, ठीक है, किसी भी चैप्टर या किसी भी विषय का, तो आप कमजोर कहाँ पे हैं ये आपको पता चलता है। फिर ये आपको पता चलता है कि अगर आप उस चीज में कमजोर नहीं है तो छूटा क्या है। ठीक है, ये भी आपको पता चलता है भैया छूटा क्या है, पढ़ना क्या है अभी, है ना, छूटा क्या है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज ये भी पता चलती है अगर मॉक एनालिसिस करते हैं। और वहीं पे आपको रास्ता ये मिलता है कि करना क्या है। ठीक है, करना क्या है ये भी आपका मॉक टेस्ट में ही छुपा रहता है। तो अगर आप मॉक एनालिसिस करते हैं तो ये सारी चीजें साथ में इंप्रूव होती हैं। और अगर आप इन चीजों को पकड़ रहे हो, गलती कर रहे हो, अपनी कमजोर चैप्टर पकड़ रहे हो या कमजोर विषय पकड़ रहे हो, है ना, छूटा क्या हुआ है, क्या चीज अभी पढ़नी बाकी है, ठीक है, अगर आप ये चीज आप पकड़ रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करना है वो भी पकड़ लोगे और आपके मार्क्स धीरे धीरे बढ़ने लग जाएंगे। ठीक है, सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि एक स्टूडेंट जब मॉक सॉल्व करता है ना, तो वो केवल ये देखता है कि रॉन्ग वाला सवाल कौन सा है, जल्दी से एनालाइज कर ले रहा है, रॉन्ग वाले सवाल को वो फटाफट चेक करेगा। और इसके बाद देखेगा कि जो अनअटेम्प्टेड सवाल हैं, यानी कि जिन सवालों को वो अटेम्प्ट नहीं किया है, तो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस को वो चेक करेगा, बाकी इसके बाद उसको वहीं पे छोड़ देगा। एक बार देखेगा कि हाँ गलत वाला सवाल है, उसका एक बार फटाफट सॉल्यूशन देखेगा, करेंगे भी नहीं। ठीक है, स्टूडेंट्स नहीं करते हैं सॉल्यूशन, वो केवल ये देखेंगे कि जो मॉक में सॉल्यूशन दिया रहेगा, तो गलत वाला सवाल गलत क्यों हो गया वो चेक कर लेंगे, अनअटेम्प्टेड सवाल का वहां पे अपना मॉक सॉल्यूशन देख लेते हैं और इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं कि हाँ ठीक है चलो अगले मॉक में फिर ट्राई करेंगे। और यही रीजन होता है कि उनका स्कोर बार बार नहीं बढ़ता। बार बार वो हर बार वही है कि 100 सवाल हैं, 100 सवाल में वो 80-85 सवाल करेंगे और जो उनके नंबर आएंगे वो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 60-62 नंबर के करीब उनके नंबर आते रहते हैं, या इससे भी कम कहते हैं या कह देते हैं तो 65 से 70 के बीच में नंबर आते रहते हैं। और यहीं पे बच्चा अटका रहता है कि भैया नंबर बढ़ क्यों नहीं रहा, है ना। तो जैसे मैंने कहा कि मॉक एनालिसिस, अच्छा मॉक एनालिसिस में करना क्या होता है, मेन चीज क्या है ना। तो थिंग्स टू कंसीडर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मतलब किन चीजों को ध्यान देना होता है। तो सबसे पहली चीज क्या है ना, आप गलत क्वेश्चन देख रहे हो,
ठीक है, गलत क्वेश्चन देख रहे हो अच्छी बात है, लेकिन जब आप रॉन्ग क्वेश्चंस को चेक करते हो ना, जो आपके क्वेश्चन गलत हो गए, उनको सबसे पहली चीज ये है ना कि फिर से सॉल्व करो, है ना। जब आप मॉक एनालिसिस करते हो तो उनको दोबारा से सॉल्व करो, फिर से उनको सॉल्व करके देखो। और इससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ना कि जो अटेम्प्टेड सवाल हैं, जो आपके करेक्ट सवाल हैं, उनका एनालिसिस करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अच्छा, आप कहोगे सर हमने तो करेक्ट कर लिया, फिर इसकी एनालिसिस करना क्यों जरूरी है? तो करेक्ट क्वेश्चन की एनालिसिस करना सबसे ज्यादा जरूरी इसलिए होता है क्योंकि आपका क्या होता है, कई सारे क्वेश्चन जब आप सही सवाल करते हो तो करेक्ट क्वेश्चन में आप कई सारे क्वेश्चंस में टाइम ज्यादा देते हो। ठीक है, टाइम ज्यादा देते हो मतलब आपने सही तो कर लिया मैथ का सवाल, लेकिन आपने 2 मिनट वहां पे टाइम दे दिया, 3 मिनट आपने टाइम दे दिया। तो आपको ये चीज एनालाइज करनी है कि भैया जो सवाल हमने सही करे हैं, उन सवालों में से कितने सवाल को हमने सही समय पे कर लिया है। यानी अगर उस सवाल में 30 सेकंड चाहिए था, 40 सेकंड, तो आपने कितने सवालों को ऐसे किया, और कौन सवाल ऐसे थे जो 30-40 सेकंड में हो सकते थे, लेकिन तुमने उन सवाल को 2 मिनट दे दिया। तो अगर वो चीज आप एनालाइज करोगे, तब जा करके इंप्रूवमेंट होना शुरू होता है, तब जाके नंबर बढ़ने शुरू होते हैं। तो आप करेक्ट क्वेश्चन में क्या एनालाइज करोगे कि जिन सवालों में ज्यादा टाइम लगा है ना, टाइम टेकिंग सवाल जिनमें आपका ज्यादा समय लगा है, उन सवालों का अगर आपको मेथड नहीं पता तो उन सवालों के शॉर्ट मेथड को आपको खोजना है। ठीक है, शॉर्ट मेथड को आपको खोजना है और उनसे संबंधित 2-4 सवाल और पढ़ने हैं, और वही शॉर्ट तरीका उसमें लगाना है, उसका कंसेप्ट जानना है कि किस कंसेप्ट पे आधारित आपका ये जो है सवाल है। इसके बाद जो करना है वो है अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन। अब जो अनअटेम्प्टेड जो क्वेश्चन आप भाई 3 ही होता है, या तो क्वेश्चन गलत होता है, या तो सही होता है, या तो छूट जाता है ना, इसके अलावा तो कुछ होता नहीं। अच्छा, अनअटेम्प्टेड सवाल को फिर से आपको सेल्फ सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्यूशन नहीं देखना है, सेल्फ सॉल्व करना है और देखना है कि आपने फंसे कहां पे थे। अगर आपने ये देख लिया कि मैं इस सवाल में फंसा कहां पे था, तो आप ये जान लेंगे कि आगे क्या करना है कि मैं उस सवाल में फंसू नहीं, है ना। भाई गलती से इंसान सीखता है, ठीक है, गलती इंसान एक बार करता है और वहां से गलती से सीखता है और उस गलती को दोबारा नहीं करता है। यही बात होती है गलती से सीखने वाली बात। तो अनअटेम्प्टेड सवाल को पहले बिना सॉल्यूशन देखे एक बार फिर से उसको सॉल्व करिए पेपर पेन लेकर के, और उसी टाइम में करिए और फंस कहां पे रहे हैं ये देखिए, और फिर उससे संबंधित आपको क्या पढ़ना है, उससे संबंधित आपको कंसेप्ट पढ़ना है। ठीक है, तो मॉक एनालिसिस सबसे जरूरी है। पहले गलत सवालों को देखिए, उनको दोबारा करिए, देखिए कि आपने गलती कहां पे करी थी। क्या आपने कैलकुलेशन मिस्टेक करी थी, यानी कि सिली मिस्टेक करी थी, या आपने कोई फॉर्मूला गलत लगा दिया था, है ना। तो आपने फॉर्मूला अगर वहां पे रॉन्ग कर दिया था तो वो आपको चेक करना है। ठीक है, ये देखना है कि गलत कैसे हुआ आखिर, है ना, या आपने तुक्का मारा था। ठीक है, इसी तरह से होगा, कैलकुलेशन गलत होता है या तो कभी गलती से हम फॉर्मूला में एक आध दो चीजें मिस कर देते हैं, या तो ज्यादा ज्यादा हम तुक्का मारते हैं, तभी सवाल गलत होते हैं। करेक्ट सवाल मतलब सही तो हो ही गया, है ना। अब करेक्ट सवाल में यही देखना है कि भैया कि कौन से सवाल हमने गेस करके मारा था। गेस करने वाले को आप खुद से करके देखो कि अगली बार गेस ना करना पड़े उस सवाल को, और ज्यादा समय कौन से सवाल में लगा, ये बात का ध्यान रखना है। और अनअटेम्प्टेड सवाल का सबसे अच्छे से एनालिसिस करना है कि फंस कहां पे रहे हो, और जहां भी फंस रहे हो तो उस चैप्टर क्या या उस क्वेश्चन का आप क्या करो, उससे रिलेटेड कंसेप्ट को पढ़िए, है ना, उससे रिलेटेड कंसेप्ट आप जरूर पढ़िए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, चलिए, तो यहीं पे गलती करता है स्टूडेंट, इन्हीं बातों को आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अगर मैं मैथ्स स्ट्रेटेजी की बात करूं कि अगर किसी भी मॉक टेस्ट में आपकी मैथ्स की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, है ना, मॉक टेस्ट में मैथ्स स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। देखिए, तो मैथ्स का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मैं कह रहा हूं रैंडम क्वेश्चन आ रहे, कहते हैं ग्रुप डी में रैंडम क्वेश्चंस आते हैं, तो रैंडम क्वेश्चंस में भी भाई क्वेश्चन पढ़ के ये तो समझ में आता है कि कौन सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, कौन सा जल्दी सवाल है। तो मैथ्स स्ट्रेटेजी आपको ये होना चाहिए कि इजी क्वेश्चंस फर्स्ट। ठीक है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, तो इजी क्वेश्चंस आप पहले सॉल्व कर लो। ठीक है, पहले फर्स्ट इजी क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर इसके बाद देखिए 1 से 100 तक सवाल रहते हैं। मैं आपको बताता हूँ मॉक कैसे किया जाता है। मान लीजिए आपके पास 90 मिनट का समय है और 1 से 100 तक आपके पास सवाल है। आप कोशिश करिए 45 मिनट के आधे टाइम में आप 1 से 100 तक सारे सवाल देख लें। ठीक है, 1 से 100 तक आप सारे सवाल देख लें, और देखने के बाद, है ना, आपने 1 से 100 तक सारे सवाल देख डाले, और लगभग लगभग इस दौरान में, इस 45 मिनट में
आपके 1 से 100 तक आपने सवाल देखे तो कम से कम 50 क्वेश्चंस तो मिनिमम आपके हो जाने चाहिए। 50 से 55 सवाल आपके हो जाने चाहिए। या तो आप कह सकते हैं कि इनफैक्ट ज़्यादा सवाल आपके हो सकते हैं। क्यों ज़्यादा सवाल हो सकते हैं? मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि 60 से 65 अब इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अब ऐसा तो नहीं है कि तुम जीएस का क्वेश्चन पहले छोड़ोगे और बाद में आओगे तो बन जाएगा। जीएस का तो बन ही जाना है। भाई अगर जीएस के, जीके और जीएस के 20 सवाल रहने वाले हैं, तो जीएस और जीके के 20 सवाल बन जाएँगे। अगर तुम साइंस के 25 सवाल अगर वहां पे बनने होंगे तो साइंस के 25 सवाल अगर बनने होंगे तो साइंस के 25 सवाल वहां पे बन ही जाएंगे। तो ये सवाल में जो बन जाएगा तो बन ही जाएगा। एक बार पढ़ोगे, पढ़ते ही पता चल जाएगा। साइंस के 3-4 न्यूमेरिकल हटा दो तो बाकी सवाल तो ऐसे ही रहते हैं कि पढ़ा, बना तो ठीक है, टिक मारा, नहीं बना तो छोड़ो। तो शुरू के 45 मिनट में आपको 60 से 65 सवाल करने हैं। और ये जो 60 से 65 सवाल करते हो ना, इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज यही है कि जो मैथ्स है, मैथ्स में पहले इजी क्वेश्चंस करने हैं। और जो आपके मॉडरेट सवाल हैं, मान लीजिए जो आपके मॉडरेट सवाल हैं और जो आपके टफ सवाल हैं, उनको पहले, है ना, शुरू में मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ऐसे नहीं कि हमेशा छोड़ देता है, शुरू में उनको छोड़ना है। ठीक है, शुरू में उनका क्या है, छोड़ना है। और फिर इसके बाद जब आपके आखिरी के 45 मिनट बचे हैं और आपके सामने केवल जो सवाल करने हैं वो करीब 35 से 40 सवाल ही आपको करने हैं, 35 से 38 सवाल ही आपको करने हैं, तब आप बड़ी आसानी से इन अच्छे सवालों को भी कर सकते हो। 35 से 40 सवाल अगर आपके बचे हैं, 45 मिनट का टाइम बचा है, तो आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद मैथ्स के मॉडरेट सवाल, ठीक है, मैथ्स के मॉडरेट सवाल करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे आप मॉडरेट सवाल जब मैथ के करते हैं तो उनको एक अटेम्प्ट दीजिए, ज्यादा नहीं देना है, एक अटेम्प्ट देना है। अगर आंसर आया तो वेल एंड गुड है, टिक मारिए, नहीं तो उस सवाल को वहीं पे छोड़ दीजिए। उसी तरह से जब आप अगली बार करेंगे तो जो थोड़े से आपको लग रहा है कि ये वाला कठिन सवाल है, उसको भी एक अटेम्प्ट दीजिए, उसको भी एक अटेम्प्ट दीजिए। और इसके बाद अगर आया तो ठीक है, नहीं तो उसको वहां पे छोड़ देना है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये आपका टाइम बचाएगा। मेन क्या है, खेल खेल किस चीज का है, टाइम सेविंग का है। आप कितना एफिशिएंसी के साथ चीजें कर रहे हो, जितना एफिशिएंटली आप वहां पे अपना समय बचाओगे, उतना ही ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाओगे, उतना ही ज्यादा आपका वहां पे जो है कि मार्क्स बढ़ेगा। अब जैसे रीजनिंग में आपको क्या लगता है कि अगर मॉक में रीजनिंग के अगर मैं ट्रिक बताऊं, तो रीजनिंग में अगर आपको लगता है कि सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन लंबा है, तो सीटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन पहले छोड़ दीजिए। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस आप स्किप कर दीजिए, है ना। इसी तरह अगर आपको लग रहा है कि पजल कठिन है, तो पजल वाले क्वेश्चन को स्किप करते चलिए और बाद में आकर के इनको करना है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं बात करूं तो सीरीज वाले सवाल जो हैं आजकल थोड़े से कठिन आते हैं, तो सीरीज वाले सवालों को एक अटेम्प्ट देना है। क्या देना है, एक अटेम्प्ट देना है। अगर दिमाग में, मैं सीधे सीधे बोल रहा हूं, चमक गया, अगर चमक गया एक बार में तो वेल एंड गुड है, नहीं तो फिर छोड़ करके आगे बढ़ना है। क्या करना है, छोड़कर आगे बढ़ जाओ, है ना, छोड़कर आगे आपको बढ़ जाना है। ठीक है, ये आपको बात याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक अटेम्प्ट सीरीज को दो, पजल वाले को छोड़ दो, है ना, सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को छोड़ दो, क्योंकि इनकी लैंग्वेज भी बड़ी बड़ी लिखी रहती है, तो उनको पढ़ने में, लैंग्वेज उनका पढ़ोगे तो ही 1 मिनट तुम्हारा चला जाएगा। और उसके बाद अगर ये सोचोगे कि भाई ये वाला बनेगा कि नहीं बनेगा, तो और ज्यादा समय चला जाएगा। तो पहले हमेशा हमेशा शुरू के 45 मिनट में तुम्हें 60 से 65 अपने आसान वाले सवालों को खत्म कर लेना है और लास्ट के लिए 30 से 35 सवाल अपने बचाने हैं तुम्हें अगले लास्ट के 45 मिनट में करने के लिए। क्योंकि जैसे जैसे समय खत्म होता जाता है, हमारा दिमाग के सवाल को सॉल्व करने की रफ्तार भी बढ़ती जाती है, हमारा दिमाग और तेज चलने लग जाता है। ठीक है, तो सीरीज के सवाल ये हो गए। फिर मैं अगर बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, रीजनिंग के लिए अगर आप मॉक में इंप्रूव चाहते हो तो सेक्शनल टेस्ट लगाओ। ठीक है, सेक्शनल टेस्ट आप कम से कम रीजनिंग के 10 से 15 पहले सॉल्व करो, है ना। 10 से 15 पहले आप सेक्शनल टेस्ट सॉल्व करो। 10 से 15 अगर पहले सॉल्व करोगे आप यहाँ पे सेक्शनल टेस्ट, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे होगी ना, वो ये होगी कि सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, है ना। ऑल टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे, क्योंकि जब आप मॉक लगाते हो, मॉक में 100 क्वेश्चन बिखरे हुए होते हैं, तो ये जो 100 क्वेश्चन आपको 90 मिनट में बिखरे हुए रूप में मिलते हैं, इसमें ये नहीं पता चलता कि कौन सा सिलेबस कवर हुआ है, कि कौन कौन से चैप्टर से सवाल आए थे और मेरे से क्या क्या बनता है। ठीक है, जो सबसे पहले सेक्शनल टेस्ट लगाइए रीजनिंग के। और एक और चीज करिए, अगर आपको वाकई में रीजनिंग में इंप्रूव करना है ना, तो अभी आपका एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था ना, एनटीपीसी का जो सीबीटी 2 का जो आपका एग्जाम हुआ था, तो अभी आंसर की आ ही चुकी है, सब लोगों ने आंसर की का कंपाइलेशन डाली दिया है, टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको मिल जाएगा। तो आंसर की कंपाइलेशन को आपको उठा करके सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, सारे सवाल, है ना, सारे
सवाल को यहाँ पे सॉल्व करके देखना है, ये आपको करना है, करके देखना है, ठीक है। क्योंकि जैसा यहाँ पे सवाल है ना, उसी तरह का सवाल ग्रुप डी में भी आ रहा है और बल्कि उससे थोड़ा सा आसान आ रहा है। तो अगर एनटीपीसी सीबीटी 2 के जो अभी आपका लेवल 2 3 5 4 और 6 का पेपर हुआ है, तो सभी के आंसर की कंपाइलेशन देखिए, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए, रीजनिंग में अपने आप आपके नंबर बढ़ जाएंगे। अब मैं बात करूं जीके से जीए की स्ट्रेटेजी, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो आपको मॉक में क्या करना है, आपको 2021 का आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, जून से जुलाई का, है ना, जून से आगे का, जून से पूरा दिसंबर तक का आपको पढ़ना है। और 2022 का आपको जो पढ़ना है करंट अफेयर्स, वो जनवरी से लेकर के जुलाई तक का पढ़ना है। इतना आपको करंट अफेयर्स पढ़ना ही पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? अब देखो भैया, सवाल कितने रहते हैं जीके से, यहाँ पे आपके 20 क्वेश्चंस हैं, लेकिन इन 20 क्वेश्चंस में अगर देखा जाए तो 7 से 8 सवाल आपको कहां से मिलने वाले हैं, करंट अफेयर्स से मिलने वाले हैं, ठीक है। ये बात का ध्यान रखना है। इसके अलावा जो करोगे ना, तो ये आपको यहाँ पे देखो, बात को समझना। यहाँ पे अगर मैं बात करूं हिस्ट्री की, है ना, तो हिस्ट्री आपको पढ़नी है। हिस्ट्री में क्या पढ़ना है आपको? मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है, ठीक है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आपको पढ़नी है, ठीक है। ये आपका बहुत ज्यादा इंप्रूव करेगा। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़िए और फिर कंप्लीट हो जाए। देखिए पहले नंबर पे ये पढ़ना है, दूसरे पे मेडिवल पढ़नी है, पीछे से नहीं पढ़ना है, आगे से पढ़ना है दूसरे नंबर पे, और लास्ट में अगर समय बच जाए तो थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिए तीसरे नंबर पे। सबसे ज्यादा सवाल आपको यहीं से देखने को मिल रहे होंगे। इसके अलावा मैं बात करूं तो पॉलिटी, पॉलिटी में आप उन चीजों पे देखिए, आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद, है ना, आर्टिकल्स पे सवाल पढ़िए। और जो आपके वहां पे जितने भी शेड्यूल वगैरह हैं, कौन सा शेड्यूल किससे रिलेटेड है, ये जरूर पढ़िए, है ना। प्रधानमंत्री के बारे में पढ़िए आप, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के बारे में पढ़िए, इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़िए, ठीक है, इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़िए, ठीक है। यहां से सबसे ज्यादा आपके सवाल आते हैं, इलेक्शन कमीशन के बारे में। कैग कहाँ पे आता है, इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। और आपका एक और बनता है, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के अलावा एक और चीज रहती है, उसको भी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इतनी चीजें अगर आप पढ़ते हो तो सबसे ज्यादा आपके ग्रुप डी में सवाल अगर पॉलिटी से आएंगे तो अनुच्छेद से आएंगे। इसके बाद आपका प्राइम प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछ लेता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल से भी आपका वहां पे जो है सवाल पूछा जाता है। तो पॉलिटी में ये पढ़ना है। अच्छा, ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं तो ज्योग्राफी आपको ऐसे नहीं पढ़नी, ज्योग्राफी आपको ऐसे नहीं पढ़नी जैसे यूपीएससी वगैरह के लिए। आप यहाँ पे पढ़ोगे क्या, नेशनल पार्क्स वगैरह, ठीक है, नेशनल पार्क्स आप पढ़ लो, ठीक है। आप डैम्स इन इंडिया पढ़ो, डैम्स के बारे में पढ़ो। आप नृत्य के बारे में, डांस के बारे में पढ़िए, ठीक है। तो डैम्स इन इंडिया, नदियों के बारे में पढ़िए कि कौन सी नदी कहाँ जाती है, माउंटेन्स के बारे में पढ़िए, ठीक है। तो कौन सा पर्वत श्रेणी कहाँ पे है, कौन सी पर्वत श्रृंखला कहाँ से गुजरती है, कौन सी नदी किस तरफ बहती है, कौन सा डैम किस नदी पे स्थित है। नेशनल पार्क के बारे में पढ़िए, है ना, मंदिरों के बारे में, है ना, यानी कि टेम्पल्स, है ना, टेम्पल्स के बारे में पढ़िए। डांस, कौन सा नृत्य कौन से स्टेट का है। अगर इतनी चीजें आप अगर जीके जीए में फॉलो करते हैं तो आराम से आप यहाँ पे 15 क्वेश्चंस आराम से यहाँ पे संभव है कि इतने सवाल आप वहां पे जा करके कर लें। और बात रही जनरल साइंस की, अब देखिए जनरल साइंस में क्या है ना, जनरल साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ये एनालाइज करना है। क्या करना है? एनालाइज करना है कि जो न्यूमेरिकल सवाल हैं वो सबसे ज्यादा कहाँ से आते हैं। तो अगर मैं बात करूं ना, तो न्यूमेरिकल सवाल अगर सबसे ज्यादा आते हैं तो वो आते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी से। कहाँ से आते हैं? एक ऐसा चैप्टर जहां पे सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसे ओम का नियम वगैरह होता है, प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस के बारे में होता है, ऊष्मा के बारे में, हीट वगैरह के बारे में होता है। सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल यहीं से बनते हैं, है ना। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपके सबसे जो है ज्यादा न्यूमेरिकल आपके अगर कहीं से बनते हैं तो वो यहीं से बना करते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल आपके कहाँ से बनते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा मैं न्यूमेरिकल की बात करूं तो ऑप्टिक्स से, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़िए। प्रकाशिका जिसे आप कहते हैं, है ना, तो प्रकाशिका से भी आपके सवाल आते हैं, तो प्रकाशिका के बारे में पढ़िए। इसके अलावा अगर मैं सवाल की बात करूं तो न्यूटन के नियम, है ना, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज लॉ ऑफ मोशन जो है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, तो इनको आपको पढ़ना है। और दूसरी चीज है डब्ल्यूईपी, वर्क पावर और एनर्जी, वर्क पावर, कार्य ऊर्जा और शक्ति, कार्य शक्ति और ऊर्जा, है ना, इसके बारे में पढ़ना है। यहां से सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल आपके पूछे जाते हैं। बाकी जो भाग है
जो आपका अगर मैं बात करूँ तो आपका फिजिक्स वाला भाग है वो थ्योरी भाग आता है। फिर इसके बाद अगर मैं बायोलॉजी की बात करूँ, अब देखो बायोलॉजी बायोलॉजी की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे आपको मॉक्स में नंबर बढ़ाने हैं। अच्छा, नंबर बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बायोलॉजी से 8 से 9 सवाल आते हैं। अब इन 8-9 में से एक क्वेश्चन आपका विटामिन का निश्चित रहता है, लगभग पेपर में आपको विटामिन का सवाल आ जाता है। आपका 1 से 2 क्वेश्चन आपका जो है कि रोग से संबंधित आता है, तो आपको सारे रोग पता होने चाहिए, सारे रोग्स का रिवीजन करो। और जो बायोलॉजी में अगर बात किया जाए तो बॉटनी से एक सवाल रहता ही रहता है, ठीक है? तो बॉटनी बहुत छोटा-सा सब्जेक्ट है, आपका बॉटनी से 1-2 सवाल आ जाता है। तो यहाँ से अगर आप इस तरह से सेक्शनल वाइज़ थोड़ा-सा इन पे ध्यान देंगे ना, तो ऐसा नहीं होगा कि मॉक टेस्ट में मिलने वाला सवाल कुछ अनदेखा सा लगेगा, लगभग लगेगा कि हाँ, हमने पढ़ा हुआ है। अब जैसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई ग्रंथि, है ना? ग्रंथि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ग्लैंड्स जिसे अपन कहते हैं। तो ग्लैंड्स के बारे में अंतःस्रावी, बाह्यस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ना है। फिर जो आपके तंत्र होते हैं, जैसे कि सिस्टम, अलग-अलग तंत्र होते हैं ना, एंडोक्राइन सिस्टम, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना? और नर्वस सिस्टम हो गया, ठीक है? तो इन सब के बारे में पढ़ना है, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम हो गया, एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, अंतःस्रावी तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, तो इनके बारे में पढ़ना है, ठीक है? अगर इतने टॉपिक भी पढ़ते हो ना, तो बायोलॉजी के 8 से 9 से में से ना आपके 5 सवाल तो यहीं से मिल जाएँगे, 5 से 6 सवाल केवल इन्हीं टॉपिक से आपके हमेशा कहीं न कहीं घूम फिर कर के आया करते हैं, ठीक है? तो ये बात का ध्यान रखिएगा और साइंस में नंबर बढ़ जाएँगे। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ, तो अगर यहाँ पे केमिस्ट्री की बात किया जाए, तो केमिस्ट्री की बात में अब मैं आपको चैप्टर्स बताता हूँ कि क कौन आपका नंबर बढ़ाते हैं। एसिड एंड बेस आपका चैप्टर हो गया, ठीक है? यहाँ पे आपका केमिकल बॉन्डिंग एक चैप्टर हो गया, केमिकल बॉन्डिंग के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो, ठीक है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा-सा पढ़िए, ठीक है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सवाल आता है। पेपर में सवाल आता है एसिड बेस, केमिकल बॉन्डिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक है आपका यहाँ पे जो है तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसे कहते हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, है ना? जिसमें केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, है ना? केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, रोजमर्रा की जिंदगी में जो आप केमिस्ट्री होती है उसके बारे में आप पढ़िए, जिसमें कि आप ये सब पढ़ते हो, जिसमें आप बहुत सारे किसके बारे में पढ़ते हो, केमिकल्स के बारे में पढ़ते हो कि किस केमिकल का इस्तेमाल घर में कहाँ पे किया जाता है, किस किस जगह में, उद्योग में अगर हम कोई केमिकल इस्तेमाल करते हैं, जैसे बेकिंग सोडा हो गया, बेकिंग पाउडर हो गया, इन सब का इस्तेमाल कैसे होता है, ठीक है? इप्सम सॉल्ट क्या होता है, इनके जो दिए गए नाम है रोजमर्रा कॉमर्शियल जो नेम इनको दिए होते हैं, ठीक है? आपका कैल्शियम जो है कि स्लेक्ड लाइम क्या होता है, क्विक लाइम क्या होता है, ठीक है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको कहते हैं? तो ये सारे सवाल आपने देखा होगा हमेशा पूछते हैं कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहाँ इस्तेमाल होता है? ये सारी चीज़ें आपने देखा होगा, ये आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर में आता है, ठीक है? तो इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना है। अगर आप इतना कर रहे हो तो आपका जनरल साइंस में आने वाले 25 सवाल, अगर आपने इतना भी पढ़ा है तो आराम से 20 क्वेश्चंस आप आराम से टिक कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि साइंस ऐसा नहीं है कि साइंस में बहुत ज़्यादा कुछ कठिन पूछेगा, साइंस में नॉर्मल सवाल ही आपके पूछे जाने हैं, ठीक है? तो ये अगर आप इतनी चीज़ें जितना चीज़ मैंने बताया एनालिसिस करने के लिए और मैंने जितनी चीज़ें बताई पढ़ने के लिए अगर आप पढ़ते हो, तो आप आसानी से वहाँ पे पेपर में 80 से 85 सवालों को आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो 100 में, ठीक है? चलिए तो यहीं पे खत्म करते हैं और मैं स हमेशा सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भैया अभी आपके पास टाइम है ना? खूब टाइम है आपके पास, जितना ही ज़्यादा टाइम है, उतना ही खूब मॉक दीजिए, जम के मॉक दीजिए, जितना ज़्यादा मॉक आप देंगे, उतना ही ज़्यादा आपका स्कोर बढ़ेगा, ठीक है? और मॉक आपको हमेशा ऑली बोर्ड के देने हैं और आप एसएससी या बैंकिंग हो गया या रेलवे, कोई भी चीज़ मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट के लिए आपको कोड यूज़ करना है सौरभ। सबसे ज़्यादा छूट छूट आपको यही कूपन कोड दिलाएगा, ठीक है? अब जैसे कि ऑली बोर्ड में अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ, क्लर्क या मेंस 2022 की तैयारी कर रहे हैं। इसमें आपका इंग्लिश नहीं आती है तो कई हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ का यहाँ पे दिया करते हैं। तो इसका टॉपर्स बैच ऑली बोर्ड ने लॉन्च किया है ना? और यहाँ पे आप सौरभ कोड से इस टॉपर्स बैच को 45% के डिस्काउंट के साथ बेच सकते हैं। 125 से ज़्यादा यहाँ पे खरीद सकते हैं, सॉरी। 125 से ज़्यादा यहाँ पे लाइव क्लासेस, 250 से ज़्यादा टेस्ट मिलेंगे। बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन कराएँगे हमारे आदित्य सर, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन जीए फैकल्टी हैं, तो आप एनरोल कर सकते हैं और इंडिया के टॉप फैकल्टी से आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ की तैयारी कर सकते हैं। उसी तरह से जैसे मैंने कहा कि आपका बैंकिंग एलीट, ये एक ऐसा है जहाँ पे सारे बैंक के ऑल बैंक के एग्ज़ाम्स के आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। उसी तरह से आपका एसएससी एलीट होता है, जहाँ पे सारे एसएससी के मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। उसी तरह एसएससी प्लस रेलवे एलीट होता है, एक पैकेज जहाँ पे आपको एसएससी और रेलवे के
ठीक है, एसएससी प्लस रेलवे एलिट जो होता है, तो यहाँ पे एसएससी प्लस रेलवे के जो हैं सारे मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, जितनी भी टाइम की वैलिडिटी के लिए लोगे, 1 साल या 2 साल के लिए, ठीक है? और यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप कोड इस्तेमाल करिए सौरभ, ठीक है? और यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट लीजिए, olyboard.in वेबसाइट पे विजिट करिए और वहाँ पे जा करके अपना टेस्ट जो है वो एक्टिवेट कर लीजिए, या इसका ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, ठीक है? वहाँ पे आपको टेस्ट मिलेंगे, टेस्ट दीजिए भाई, olyboard के टेस्ट दीजिए, बहुत अच्छे डिज़ाइन टेस्ट हैं। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप जेन्युइनली चाहते हो एक अच्छा स्कोर करना, तो आपको ऑली बोर्ड का टेस्ट देना पड़ेगा। चलो, तो लाइक जरूर करना वीडियो को, कमेंट बॉक्स में बताओ कि कैसा लगा, ठीक है? कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसी लगी आपको स्ट्रेटजी, और आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, है ना? कैसी लगी आपको ये मॉक में क्वेश्चन मार्क्स इंप्रूव करने की स्ट्रेटजी, और शेयर जरूर करिए और सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं इस चैनल पे, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे गाइस।